सो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहेगा आपका जो क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। इस चैनल पे आप बने रहें और इसमें आपको आईआईटी और नीट की तैयारी कराई जाएगी और बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और पीडीएफ लिंक सब कुछ आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट, जो 12th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। अब चलिए सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे सबसे पहले कि सॉलिड स्टेट क्या होता है या आखिर सॉलिड का जो होता है यानी जिसे हम हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं, जो ठोस होते हैं उसका ठोस का अरेंजमेंट किस तरह से होता है सॉलिड स्टेट में, हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। उससे रिलेटेड पूरा डिटेल में आगे हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, तो यहाँ पे आप नोट करो कि स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो पदार्थ होता है कि उसका अवस्था क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट ऑफ मैटर, तो उसके अवस्था के बारे में जानेंगे कि जो पदार्थ होता है हमारा जो मैटर है वो आखिर किस किस स्टेट में रह सकता है, किस किस अवस्था में रह सकता है। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कि हम बेसिकली जो सॉलिड स्टेट में वैसे सॉलिड लिक्विड गैस एक प्लाज्मा होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, वो सब आपको अभी नहीं देखना, लेकिन कंसीडर जो रियली में जो किया गया है जो 12th क्लास में जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, ये आपको पढ़ना है। वो आपको बाद में बताया जाएगा। प्लाज्मा के बारे में, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में वो आपको बीएससी का लेक्चर में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज़ आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ किसका फुल फॉर्म है। आई जो होता है, आई फॉर हो गया इंटर, एम हो गया मॉलिक्यूलर और एफ हो गया आपका फोर्सेस। यानी कि जो सॉलिड का, हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो आपका सॉलिड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका सॉलिड है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कट गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सॉलिड है आपका यहाँ से, तो सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है यानी आईएमएफ जो है उसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड में आप रखना हमेशा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये आप नोट कर लेना। क्लियर। अब आगे देखो, जब आईएमएफ आपको पता चल गया कि सॉलिड का आईएमएफ स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है, उसी तरह डिस्टेंस के बारे में हम कवर करेंगे। अब डिस्टेंस क्या होता है, सॉलिड में डिस्टेंस होता है, शॉर्ट होता है। डिस्टेंस में आप पढ़ोगे डिस्टेंस में किस चीज़ का डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया या एटॉमिक डिस्टेंस हो गया। हम जनरली किसी भी एटम जो होता है, एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल अब कोई भी मैटर होता है, सॉरी कोई भी मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है या एटम होते हैं उसमें डिस्टेंस कितना होता है, तो हम सॉलिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड। तो सॉलिड में हम देखेंगे सबसे पहले सॉलिड में आईएमएफ स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। और उसके बाद डिस्टेंस में हम सॉलिड में जब हमने डिस्टेंस देखा तो सॉलिड में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है। सॉलिड में डिस्टेंस शॉर्ट होता है, क्या होता है, शॉर्ट। ये आप नोट करना, डिस्टेंस क्या होता है सॉलिड में, शॉर्ट होता है। और सॉलिड में किस चीज़ का डिस्टेंस होता है, तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ समझाने के लिए बेसिकली ये आपको नोट नहीं करना है, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। सॉलिड स्टेट का नोट्स बनाते जाना है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अनुसार नोट्स बनाना है। अब आगे इतना कंप्लीट हो गया, अब लिक्विड में जाएंगे। और लिक्विड जो होता है, अब यहाँ पे देखो आप, अब आगे देखो यहाँ पे सॉलिड आपका कंप्लीट, एक तरह से समझ सकते हो कि सॉलिड आपका कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको सॉलिड स्टेट में बस सॉलिड स्टेट का जो ठोस अवस्था है उसका हम इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी थ्योरेटिकल जो पार्ट्स है वो आपको जस्ट नोट करना है और समझना है, और ताकि आपको आने वाला समय में प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे देखो लिक्विड है, लिक्विड जो होता है सर, इसमें आप पढ़े थे कि जो सॉलिड होता है जो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आपने जाना कि जो डिस्टेंस होता है यानी कि सॉलिड का जो डिस्टेंस होता है यानी मोलिकुलर डिस्टेंस वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। आपस में मोलिकुलर सॉलिड के अंदर जो मोलिक्यूल होता है वो बहुत यानी कि इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, और इसका जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स अधिक होगा।
जिस कारण से इसका फोर्स जो होगा क्या होगा, अधिक होगा। यह तो आपको मैं जस्ट अभी बता चुका हूँ। अब आपका बच गया लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। लिक्विड में जो आपका जो IMF होगा यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होगा वो क्या होगा, आपका इंटरमीडिएट होगा। और उसी तरह से डिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंटरमीडिएट होगा। मोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। मतलब कि ना ही उतना दूर होगा ना ही उतना पास होगा। मतलब सॉलिड में उसमें फ्लूइड का गुण प्रॉपर्टी आ जाता है, यानी कि बहने का प्रॉपर्टी आ जाता है। किसका, लिक्विड में। आप इमेजिन करके इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आगे आप समझोगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ देखो कि अब गैस में पढ़ेंगे। गैस का जो प्रॉपर्टी होता है, जो गैस में जो, अब इमेजिन करो कि गैस का जो एटम होता है, गैस के एटम जो होता है ना, फ्रीली मूवेबल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। और इसका जो एटम होता है, एक एटम यहाँ है तो दूसरा एटम यानी दूर दूर में रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब चारों तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कमरा में कहीं भी अगर कहीं पे सेंट, यानी कि सेंट गैस के फॉर्म में होता है, तो अगर कहीं पे सेंट छोड़ा जाए तो कमरा के दूसरे साइड में वो सुगंध आने लगता है। ये इस तरह होता है कि उसका जो मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब फ्रीली इधर से उधर जा सकता है। तो उसी तरह ये जो उसका डिस्टेंस जो होता है, मोलिकुलर डिस्टेंस, ये इसका लॉन्ग होता है। और इसमें जब डिस्टेंस इसका लॉन्ग होता है, यानी कि एक यहाँ हो गया तो दूसरा आइटम यहाँ पे हो गया, यानी मोलिक्यूल या आइटम आप कुछ भी कह सकते हो। जब इसका जो डिस्टेंस, मोलिकुलर डिस्टेंस है गैस का, जब दूर दूर रहेगा, तो जब डिस्टेंस दूर दूर है तो इसका जो इसमें जो गैस रहेगा उसका जो बॉन्ड रहेगा, जो बंध कह सकते हो आप, तो वो क्या होगा, वीक होगा। जिस कारण से यहाँ पे बताया गया है बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, आप कह सकते हो। इतना दूर तक तो आपको क्लियर है कि समझ में आ चुका है। अब आगे आप समझो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट में आप समझेंगे यहाँ पे कि जो उसका अगर डिफाइन किया गया सॉलिड स्टेट का, मतलब कि नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो वो यहाँ पे बोला है जो सॉलिड होता है उसका दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होते हैं ना उसके जो, जैसे आप एग्जांपल के आपके आजू बाजू में जो भी होगा, टेबल कुर्सी या जो अब जिस पेन आपके हाथ में जो होगा वो सब क्या है, सॉलिड है। अब जब सॉलिड है तो उसका मास जो होगा वो निश्चित होगा, उसका वॉल्यूम, इसका मास निश्चित होगा, उसका वॉल्यूम निश्चित होगा, उसका शेप निश्चित होगा। यही यहाँ पे कहा जा रहा है, द हैव अ डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। और जो सॉलिड होते हैं इनके जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं, जो अब देखो एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कि किसी टेबल पे बैठे होगे या कोई चौकी होगा या पलंग होगा या कुछ भी होगा इस तरह का, वो सब सॉलिड है। जो सॉलिड इसलिए वो कठोर है, ठोस है सॉलिड, क्योंकि उसका जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो एटम का या मॉलिक्यूल का वो बहुत शॉर्ट है। बहुत शॉर्ट होने के कारण से इसमें जो मतलब IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, बहुत अधिक होगा। डिस्टेंस जब कम होगा, यहाँ पे देख सकते हो, जब डिस्टेंस शॉर्ट रहेगा तो फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा। तो वही यहाँ पे कहा गया इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इसमें किसमें, सॉलिड में। ये सब सॉलिड के गुण हैं। अभी सॉलिड के गुण को हम कवर कर रहे हैं। अब आगे समझोगे इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सॉलिड में जब डिस्टेंस कम है तो इस फोर्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये भी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ मैं पहले पे। अब देखो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ फिक्स्ड पोजीशन फिक्स पोजीशन। क्लियर। अब देखो सॉलिड का जो एटम होता है उसका फिक्स पोजीशन होता है, जैसे जहाँ पे है वहीं पे है, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। सॉलिड के जो एटम होते हैं, जैसे मान के चलो कि हम मान लेते हैं इस तरह से आपका कोई डेस्क बोर्ड है जो सॉलिड है, जिसको छूते हैं तो आपको कठोर लगता है कि वो धक्का देने से, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो एटम होगा आपस में बहुत सटा सटा सा रहेगा। जब एटम सटा हुआ रहेगा तो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होगा तो इसमें बहुत चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसके अंदर जो एटम है इस तरह से सटा सटा जो रहता है, तो एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से, मतलब कि आप समझो इसका पोजीशन जो होता है फिक्स होता है, यानी कि इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है, ऐसे समझ सकते हो। द हैव इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। और ये जो होता है ना सॉलिड, ये मतलब कड़ा टाइप का होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये कड़ा टाइप में होता है, मतलब मुलायम नहीं, आप कह सकते हो कड़ा टाइप में होता है। और इसे काटने से एकदम प्लेन इस तरह से कट सकता है। वो आगे आपको बताया जाएगा डिटेल में, आप ऐसे सकते हो। द आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड।
कंप्रेसिबल रिजिड। चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें कुछ बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरत है, और जब सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं तो आगे मैं डिटेल में बताऊँगा, बस अभी समझा रहा हूँ। और थर्मल एनर्जी क्या होता है, ये दोनों का भी काम होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो कि जो बोल रहा है कि थर्मल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, ये बल जो होता है, यानी कि कोई भी जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं या उसके जो, जिसे हम कहते हैं अब मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, या अवयवी कण हिंदी में बोलते हैं। ये अवयवी कणों के मध्य करते हैं, मतलब ये बल अवयवी कणों के जो यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मध्य कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इसके मध्य कार्य करते हैं। और ये जो फोर्स है, जैसे कि अवयवी कण यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस तरह से, और इन दोनों के बीच में ये कार्य करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये जो इस तरह से कार्य जो करता है, ये एक दूसरे को इस तरह से जोड़े हुए रखता है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे इस तरह से है, एक दूसरे से इस तरह से जोड़े हुए रखता है, जिस कारण से ये टाइट होता है और कठोर होता है सॉलिड। क्लियर, इतना चीज़ समझ में आ गया। जब इसका नेचर इस तरह से है तो इसमें थर्मल एनर्जी तो होगा। उसका थर्मल एनर्जी का मतलब वो भी आपको जल्द समझ में आएगा। थर्मल एनर्जी से आप ये समझो कि जो कणों की यह मतलब कणों की वह ऊर्जा, जो पार्टिकल है, कण का मतलब समझो कि जो मान लेते हैं किसी एटम है, ठीक, इसके अंदर आप समझ सकते हो कि ये आपका कण है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कि कणों की वह ऊर्जा ताप यानी कि टेम्परेचर, थर्म का मतलब होता है, थर्म मतलब हीट, उष्मा आदि के कारण होती है। और ये जो ऊर्जा है, यहाँ पे आगे समझोगे थर्मल एनर्जी क्या होता है, कि कणों की वह ऊर्जा ताप आदि के कारण होती है। किसके कारण होती है, बोल रहा है कि कण का वह ऊर्जा ताप आदि के कारण होती है। और यह ऊर्जा जो है अणुओं को दूर रखने का प्रयास करता है। थर्मल एनर्जी जो, जैसे कि मान के चलिए कि हम किसी भी सॉलिड को अगर हीट करते हैं, यानी नीचे से आग देते हैं, इस तरह से हीट किए, जब नीचे से हम प्रॉपरली इसको हम हीट दे पा रहे हैं, तो हीट देने के क्रम में, यहाँ पे देखो हीट देने के क्रम में ये जो आपका जो थर्मल एनर्जी है, ये क्या करता है कि इसका बॉन्ड को वीकनेस मतलब वीक करने लगता है, और इसको एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर रखने का कोशिश करता है, जिस कारण से वहाँ पे मतलब नरम पड़ना शुरू हो जाता है, मेल्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह से आप कह सकते हो, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कणों की यह ऊर्जा ताप आदि के कारण होती है। किसके कारण होती है, ताप आदि के कारण होती है। यह ऊर्जा अणुओं को दूर रखने का प्रयास करती है ताकि वे एक दूसरे से अधिक दूर रह सके। ठोस में उष्मीय ऊर्जा, जो सॉलिड होते हैं उसमें उष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है। सॉलिड में क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होता है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड इसमें थर्मल एनर्जी होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं थर्मल एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर जब फोर्स अधिक रहेगा तो थर्मल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। थर्मल एनर्जी कम और फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। आपको ये समझाना बहुत मतलब कि आगे आने वाला समय में आपको बहुत ज़रूरी था कि ये आपको समझा चुके हैं। अब आगे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। ये थ्योरेटिकल मतलब कि इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ सॉलिड स्टेट का, इसके बाद में आपको बहुत सा चीज़ बताया जाएगा, वो आपको पूरा अच्छा लगेगा पढ़ने में, और उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखेंगे आगे का प्रोसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि सॉलिड स्टेट में आप पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमरफस सॉलिड क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे गौर करना होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एमरफस सॉलिड होता है, जस्ट अपोजिट है। करने का मतलब जैसा इसमें हो इस तरह का होगा, ठीक उल्टा एक तरह से आप कह सकते हो कि ठीक उल्टा इस तरह से ये होगा, ठीक बिल्कुल उल्टा आप ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल उल्टा इस तरह से ये आपका एमरफस सॉलिड होगा। अब आपको इस बात को प्रूव करने के लिए मैं पे कुछ तथ्य रखता हूँ, यहाँ पे आप समझ सकते हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोल रहा है कि इसका जो शेप होता है ना, रेगुलर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जैसे कि आप NaCl का स्ट्रक्चर ले सकते हो, उसका शेप क्या होगा, रेगुलर शेप होगा। यानी कि अगर Na है तो उसमें उसके बाद Cl आएगा, फिर Cl आया है तो फिर Na आएगा। इस तरह से मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, वो आगे आपको पता चलेगा। और इसका हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, एक शार्प मतलब समझ लीजिए कि वो उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट वहाँ पे निश्चित होता है। जैसे कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे जाने के बाद ही कुछ होगा, सबका अपना अपना एक टेम्परेचर होता है, उसके बाद ही कुछ होगा, तो पूरा दूसरे रूप में बदलेगा। तो हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर। अब देखो हैव अ डिफिनिट हीट ऑफ
फ्यूजन, हैव अ डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये निश्चित टेम्परेचर पर, जैसे कि अभी हमने कहा कि ये डिफिनिट टेम्परेचर पे ये फ्यूजन मतलब कि किसी का नेचर अपना चेंज करना शुरू करेगा। जैसे कि किसी को अगर हम मेल्ट करेंगे, जैसे कि मान के चलो कि हमने मेल्ट किया कि NaCl को गर्म करना शुरू किया, या नमक को या चीनी को, किसी भी चीज़ को, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक सर्टेन टेम्परेचर आने पर वो क्या होगा, मतलब कि गलना शुरू करेगा एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर आने पे। क्लियर। अब उसी तरह से यहाँ पे आप समझेंगे एनिसोट्रोपिक इन अ नेचर डिफरेंट फिजिकल, यहाँ पे एनिसोट्रोपिक इन अ नेचर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन बोला। एनिसोट्रोपिक का जो नेचर उसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि एनिसोट्रोपिक का नेचर किस तरह का होगा। ये बोल रहा है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि अलग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अगर अलग है तो इसका डिफरेंट डायरेक्शन होगा, वो भी आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा, अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। और इसका जैसे कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, जैसे कि इसका चेन होगा ना, अगर एक क्रम में होगा तो ये लंबा चलता रहेगा इसका, तो उसी को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और इसे हम ट्रू सॉलिड बोलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ट्रू सॉलिड भी है। क्लियर। अब हम इसका जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे एमरफस सॉलिड, बिल्कुल इसका उल्टा है। जैसे कि रेगुलर शेप है तो इसका इरेगुलर शेप है। अब देखिए हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ का हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे इसका एक रेंज होता है कि इतना से लेके इतना दूर तक ये गलना, जैसे कि गलना शुरू करेगा। जैसे कि आप रबर ले लो एग्जांपल के तौर पे, अगर रबर कहीं पे गल रहा है तो यहाँ पे कहीं पे नरम होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि रबर में कहीं पे गलना शुरू कर देता है और कहीं पे गलना शुरू करता है, और तो कहीं पे गलने लगता है, या कहीं पे आग लगा हुआ होता है, कहीं पे आग नहीं लगा हुआ होता है। तो उसी तरह से इसका कोई मतलब कि निश्चित नहीं है कि किस तरह से क्या होगा रबर में। तो एग्जांपल के तौर पे आप रबर का एग्जांपल ले सकते हैं, जो बहुत मतलब एमरफस सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है। हैव रेंज ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ देखो ये क्लियर हो गया आपका। डू नॉट हैव अ डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका जैसे कि अभी जैसे आपको समझाया, इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसका हीट ऑफ फ्यूजन कब होगा। इसका एक रेंज होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है कि इतना से इतना टेम्परेचर में ये पूरा पिघलना शुरू करेगा, ऐसे आप कह सकते हो। अब एनिसोट्रोपिक हो गया, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक इन नेचर में सम फिजिकल प्रॉपर्टी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इन डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे कह सकते हो आप। उसमें जैसे कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, जैसे कि Na के बाद Cl या Cl के बाद Na, फिर NaCl के बाद, यानी कि एक के बाद एक आते रहेगा इस तरह से बदल बदल कर, और ये ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। जिससे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर अगर यहाँ पे है तो इसके बाद आएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये शॉर्ट रेंज, ये सिलसिला यहाँ पे नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा, जिसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो उसी तरह लास्ट में आपका आएगा, सॉरी लास्ट में कहते हैं कि सूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल, ये अभी जस्ट मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आगे समझोगे। यहाँ पे देखो कि सॉलिड स्टेट में सबसे पहले मोलिकुलर, एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ आपको यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ कि एग्जांपल मोलिकुलर सॉलिड लाइक उसका मोलिकुलर सॉलिड जो होगा उसमें बेंजोइक एसिड एक एग्जांपल है, बेंजोइक एसिड ले लो। उसी तरह आयोनिक सॉलिड होता है उसमें लाइक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो KNO3, KNO3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, KNO3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पे KNO3 जो किसका है, इसका है क्लियर, आयनिक सॉलिड का, जिसमें आयन रहेगा। तो मोलिकुलर सॉलिड का क्या है, बेंजोइक एसिड, और आयनिक सॉलिड का क्या होगा, इसमें आयन होगा। KNO3 में क्या होगा, आयन होगा। अब कोवैलेंट सॉलिड क्या होगा, लाइक SiO, यहाँ पे इसे सॉरी यहाँ पे Si होगा, क्या होगा, सिलिकॉन होगा। कोवैलेंट सॉलिड में क्या होगा, सिलिकॉन, Si सिलिकॉन पाया जाएगा। ऐसे आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन का एग्जाम्पल अभी जस्ट समझा रहा हूँ कि सिलिकॉन ऐसे आप कह सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है अभी समझाने के क्रम में, आपको थोड़ा सा बोर फील नहीं करना है, आपको समझना है। अब देखो मेटेलिक सॉलिड में देखो कॉपर हो गया, इसको कॉपर को हम मेटेलिक सॉलिड में आ गया, ये इस तरह का अपना बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको छूट गया था, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि
अब देखो यहाँ पे सूडो सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड जो है ये मिरर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप राजस्थान चले जाओ या कहीं और चले जाओ, वहाँ पे आप देखोगे कि बड़े बड़े इमारत जो होता है कि नहीं 200 साल 300 साल 500 साल पुराना जो होता है, राजा महाराजा का जो इमारत होता है, उसमें बहुत बड़ा एक कांच का एक शीशा लगा हुआ रहता है। कांच के शीशा जो होता है, कांच का शीशा, अब उसको आप ले लो बहुत सालों तक, जैसे कि मान के चलती है कांच का शीशा है, जैसे कि बहुत सालों में इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर फ्लूइड का गुण आ जाता है, फ्लूइड का बहने का प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है, जिस कारण से वो क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। जिस कारण से आप देखोगे कि ऊपर की ओर पतला होता है और नीचे का अंदर नीचे की ओर वो मतलब मोटा हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो मिरर जो होता है ऊपर थिन होता है, ऊपर हो जाता है आपका थिन और ऊपर और नीचे हो जाता है आपका थिक। क्या हो जाता है? थिक। इसको नोट कर लीजिए। ऊपर क्या होता है मिरर के ऊपर थिन, थिन इसलिए क्योंकि पतला हो जाता है, और नीचे क्या होता है मोटा हो जाता है, जिस कारण से मतलब जिसका मॉलिक्यूल है इसका बह के क्या हो जाता है नीचे आ जाता है, जिस कारण से फ्लूइड का प्रॉपर्टी आ जाता है, जिस वजह से ऊपर थिन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा थिक, THIK, थिक। और ये हो गया आपका थिन, THIN। इसको आप नोट कर लेना। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब आगे आप देखो यहाँ पे फ्लूइड के प्रॉपर्टी आ जाता है। अब आगे हम समझेंगे जो समझ रहे थे। यहाँ तक आपको पता चल गया था कि जो मेटेलिक सॉलिड है इसमें कॉपर पाया जाएगा। क्या? कॉपर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, कॉपर। क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। अब एग्जांपल के तौर में जो एमरफस सॉलिड का एग्जांपल रहेगा कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, उसमें रबर प्लास्टिक इज बेस्ट एग्जांपल है। और क्वार्ट्ज ग्लास को हम सिलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज ग्लास को सिलिका। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना है, SiO2 जो होता है, SiO2 जिसे हम कहते हैं क्वार्ट्ज, जिसे हम कहते हैं क्वार्ट्ज। क्लियर? अब ये जो क्वार्ट्ज है ये क्रिस्टलाइन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज होते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ चुका है। और इसे जब ये लॉन्ग रेंज है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन। यानी ये सब जितना भी है ये सब को हमने कहा क्रिस्टलाइन। जब इसे क्रिस्टलाइन कहा तो ये भी तो क्वार्ट्ज है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये भी तो क्वार्ट्ज ग्लास है। आखिर इसको एमरफस क्यों बोला? क्यों? क्योंकि ये क्वार्ट्ज ग्लास है, ये केवल क्वार्ट्ज है। SiO2 क्वार्ट्ज है तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो जिस कारण से इसको कहा गया क्रिस्टलाइन। लेकिन यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास आया तो उसे सिलिका बोला जाएगा। क्या बोलेगा? सिलिका। और इसका भी फॉर्मूला SiO2 ही होता है इसी तरह का। तो जिसे हम बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, जिस कारण से ये एमरफस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमरफस। क्लियर? ये आपको, और रबर प्लास्टिक हो गया। अब लाइन फ्रॉम NCERT। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है ना आप नोट कर लेना, ये MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये जो है आपका NCERT में ही दिया हुआ है उसी का लाइन है। ऑन हीटिंग एमरफस बिकम क्रिस्टलाइन एट अ सम टेम्परेचर। आप ऐसे कह सकते हो कि किसी जैसे कि हीट एमरफस क्या होगा, जब हम एमरफस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन में बदल जाएगा। क्या होगा? पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बदल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या कि एमरफस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में बदला जा सकता है? ये जो एमरफस सॉलिड है इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदला जाएगा? हाँ, बदला जाएगा। कब बदला जाएगा? जब हम एमरफस सॉलिड के हीटिंग मतलब कि हीट करने पर एमरफस को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर देने पर क्रिस्टलाइन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? क्रिस्टलाइन। क्लियर? ये आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए, आज का जो लेंदी है थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा बोर होगे, लेकिन अगर आप गौर करके समझोगे तो आपको मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। इसका नोट्स जो होता है वो आपको समझ में आ चुका होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में आएंगे इससे डिटेल में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।